अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर एक दोराहा है, मतलब दो रास्ते जाते हैं, तो जहां से वो दोराहा शुरू हो रहा है, तो अगर डायरेक्शन जस्ट ऐसे कर ली, जस्ट ऐसे, तो बज़ाहिर तो क्या फर्क है भाई, तो वैसे हो गए। लेकिन आगे चलते जाएंगे तो वो फिर दूसरा रास्ता है, यानी थोड़ा सा शिफ्ट हमें शायद उस वक्त फील ना हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जानना कि अभी इस वक्त हमने अपनी सवारी किस रास्ते पे डाली हुई है। तिरमिज़ी 2009 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान में से है, और हया पे बड़ी तफसील से बात कर चुका। हया ईमान में से है और ईमान जन्नत में ले जाता है, और बेहयाई कूड़ा करकट है और कूड़ा करकट आग में जाता है। हया ईमान में से है और ईमान जन्नत में ले जाता है, और बेहयाई कूड़ा करकट है, जो शायद शुरू में मजे मजे ही लग रहे होते हैं। बेहयाई कूड़ा करकट है और कूड़ा करकट इवेंचुअली आग में जाता है। ब्रेक इवन का एक सवाल किया था और आप पे भरोसा करके पर यूनिट कॉस्ट आप पे छोड़ी थी, तो हाँ जी, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी थी। और दूसरे सेक्शन में जरा मैं थोड़ा जल्दी पिछली बात कवर कर गया था, तो वहां मैंने वो सॉल्व कर दिया था, और मुझे वहां सॉल्व करते हुए अंदाजा हुआ कि जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग तो कभी हुई नहीं है। मुझे लग रहा था शायद प्रोसेस कॉस्टिंग कभी पढ़ाई ही नहीं है, तो इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूं। वर्किंग 2 लिखी थी शायद, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, ये हो क्या रहा है? एक सवाल था ऑल्टर लिमिटेड स्प्रिंग 13, उसमें ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने थे, और ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने के लिए अप्रोच ये पकड़ी थी कि टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट की तलाश शुरू की थी वर्किंग 1, वो सारी करने के बाद फिर वर्किंग 2 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल प्राइस पर यूनिट दी हुई है 26, और इसमें से सारे वेरिएबल खर्चे पर यूनिट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। तो एक वेरिएबल खर्चा तो हम वर्किंग 1 में निकाल चुके हुए हैं 1 पॉइंट, तो ये तो हो गई सेलिंग कॉस्ट, तो उसको बना तो लें पहले, तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी माइनस करनी पड़ेगी, और ये है नहीं। पॉइंट 1 से पता चल रहा है, पॉइंट 1 से, कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग वाली चीज है। तो फिर चलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग पे, और ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। एबनॉर्मल लॉस का कहीं कोई इशारा नहीं हो सकता, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन वहां होता है जब एक्चुअल पीरियड गुजर गया होता है। ये तो हम सब बजटेड फरवरी की हैं, फरवरी गुजर गया हुआ है। अच्छा, जो लोग देर से आए हैं या होश में देर से आए हैं, मैं ना सीवीपी शुरू कर चुका था, और उसमें मैंने पार्ट ए ब्रेक इवन शुरू किया था, और उस ब्रेक इवन का पहले खुद ही बना के सवाल कराया था, और उसके बाद एक पास पेपर का सवाल कर रहा था। तो उसी पास पेपर के सवाल को मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। दिया मैंने होमवर्क था, और अगर तो आपने किया है और सबने सही कर लिया तो शाबाश, अगर किया ही नहीं तो ठीक है, मैं खातिम में करके देता हूं आपको। सवाल था ऑल्टर लिमिटेड स्प्रिंग 13, और नहीं, मैं अपने जुमला वापस लेता हूं, फरवरी गुजर गया हुआ है, बजटेड नहीं है। तो कहीं सवाल में वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग है? नहीं है। तो हम लोग फिर प्रोसेस वाला काम बाकी तो चलाए ना, क्वांटिटी स्केड्यूल,
ओपनिंग ना सही कोई बात नहीं, इनपुट पता नहीं कितना, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल लॉस 20%, इसका पता नहीं कितना, एक्चुअल लॉस कहीं बताया नहीं है, तो फिर नॉर्मल लॉस भी नहीं है, इनपुट भी नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर एक्चुअल लॉस तो फिर नहीं निकाल सकते, तो एक्चुअल लॉस नहीं है। आउटपुट यानी जितने यूनिट्स बन गए 175। अब यहां से ऊपर चलें तो इसका 20% ये था, तो इसमें से ये माइनस किया होगा तो ये आया, तो x माइनस 20% ऑफ x इज इक्वल टू ये, या ऐसे कह लें कि इसमें से इसका 20 माइनस किया है तो फिर ये 80 है, तो इसको 80 से क्रॉस कर लें, 218750 और 4750। अभी फौरन 10 मिनट, ये तो उसमें जनरेटर भी नहीं होगा। अच्छा अभी मैं कहूंगा तो करेंगे या बस मुझे बताने के करने लगे कि करने लगे, रोकें क्या कर रहे थे हम, हाँ क्वांटिटी स्केड्यूल। अच्छा अब प्रोसेस कॉस्टिंग के बिल्कुल बचपन पे चलते हैं, जब मैंने कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं बताया था, कोई स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कुछ नहीं था, बिल्कुल शुरू, और उनमें भी बिल्कुल सबसे पहला मसला जहां पर सिर्फ नॉर्मल लॉस ही था, तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर में सारी कॉस्ट और डिनोमिनेटर में आउटपुट, तो वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है, ALAG भी नहीं है, तो हमें कोई स्टेज ऑफ कंप्लीशन की टेंशन ही नहीं है, तो इसलिए हम सिंपल क्या कर लेते हैं, पर यूनिट कॉस्ट उसी फार्मूले से निकाल लेते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, मटेरियल कन्वर्जन सारी। अब आपको वो टोटल बताने की बजाय उसने पर यूनिट ऑफ इनपुट कह के बता दी सवाल में, तो टोटल तक कैसे पहुंचे, मल्टीप्लाई कर लें, कितना है मटेरियल 10, लेबर 2, वेरिएबल 4, 218750, ये बन गया जो आपको करंट पीरियड कॉस्ट दी होती थी, ये वो बन गया, माइनस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 43750 इंटू 5 रुपए डिवाइडेड बाय आउटपुट 18.75 6.05। अच्छा अब यहां पर कोई कैमरे के पार वाला शायद पूछना चाह भी रहा हो कि सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स क्यों लिए, फिक्स्ड क्यों नहीं लिए, क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन निकालना चाह रहे हैं ना, तो हमने सिर्फ वेरिएबल खर्चे माइनस करने, तो इसलिए सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लिए। तो बस ये जो शुरू में फार्मूला लिखा था उसमें 6.05 डाल दें और ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। हाँ जी 13। यार ये बात तो मुझे ऑन कैमरा करनी चाहिए थी, मुझे भी फील हो रहा है तो ऑन कैमरा करने वाली बात थी। चलो भाई मैं वो ये शिरक पे ना एक बात कर रहा था, यहाँ लाइट गई थी तो वो ऑफ कैमरा कर रहा था, तो आधी बात हो गई थी, तो फिर इसलिए फिर मैंने उसको ऑफ कैमरा ही पूरा कर दिया। और करते हैं 5 पेपर का सवाल, आप पढ़ लीजिए स्प्रिंग 16। स्प्रिंग 16 स्प्रिंग 16 हाँ जी हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स के नाम से सवाल है, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं।
जी जी, डेप्रिसिएशन, अच्छा चलें करता हूँ बात। जी पढ़ लिया, रिक्वायर्ड। अच्छा, ये इस चैप्टर का सवाल है, ये इन टर्म से क्लियरली पहचाना जाता है, कैलकुलेट दी ब्रेक इवन, तो बस पक्का इसी सवाल, इसी चैप्टर का सवाल है, कैलकुलेट दी ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू एंड क्वांटिटी। तो दोनों पूछे में, तो कोई एक निकाल के तो सेल प्राइस से हम दूसरा कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो इफ के बाद वाली बात है, ये मैं आपको भी थोड़ी देर तक समझाता हूं, अभी सिर्फ मैं यहां रुक गया। कैलकुलेट दी ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू एंड क्वांटिटी फॉर दी नेक्स्ट ईयर। डेटा की शक्ल देखते हैं। आपको अगले साल का बजटेड डेटा बताया हुआ है, जिसमें टोटल यूनिट्स और उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बताई, और फिर उस प्रोडक्शन कॉस्ट में जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ रहे हैं उनका ब्रेकअप बताया, पॉइंट 1 से लेके 5 तक। फिर इसके अलावा अगले साल के कुछ एडमिन सेलिंग खर्चे भी बताए। ये सवाल में डाटा गिवन है और पूछी हुई है ब्रेक इवन सेल्स और यूनिट्स। तो क्या करें? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अच्छा अब ये जो रिक्वायरमेंट में वर्डिंग लिखी है ना, इफ HR एक्सपेक्ट्स, इस वर्किंग पे मैं ऑपरेशन थोड़ी देर बात करूंगा, अभी सिर्फ इतना सा बता देता हूं कि ये CS रेशियो दी हुई है ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40%, तो CS रेशियो है ना, सेल प्राइस पर यूनिट वगैरह का डाटा है, सवाल में नहीं है। तो फिर हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आसानी से CS रेशियो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला, CS रेशियो वाला, तो उससे आंसर क्या निकलेगा? ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट। फिर देखेंगे कि यूनिट्स के लिए क्या करना है। तो सवाल की प्लानिंग ये है स्प्रिंग 16 कि हमें ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू तक पहुंचना है, और उसके लिए टोटल फिक्स कॉस्ट और CS रेशियो चाहिए। और एक बार रेवेन्यू निकल आए तो फिर यूनिट्स के लिए भी देखेंगे, कोई हल निकालेंगे। ये है सवाल का प्लान। तो हमें अब चाहिए वर्किंग 1 में फिक्स कॉस्ट और CS रेशियो तो चलो दी हुई है, वर्किंग 1 में चलते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स, चलो जी सवाल की पहली लाइन से फिक्स कॉस्ट ढूंढते हैं। पहले पैराग्राफ में तो यूनिट्स आ गए, टेबल में उन यूनिट्स के टोटल खर्चे आ गए। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स में इन्होंने आपको ब्रेकअप बताया हुआ है, और पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 5 तक कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको ना सबसे कीमती सेंटेंस बता दूं, पॉइंट 5 पढ़े। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि फिक्स्ड FOH ऊपर 4 पॉइंट्स में कहीं हैं तो हैं, उनके अलावा नहीं। ठीक है, जो पॉइंट 1 से पॉइंट 4 तक खर्चों का जिक्र है उन्हीं में कोई फिक्स्ड FOH मिलते हैं तो मिल जाए, उनके अलावा और कोई नहीं। ऑल रिमेनिंग वेरिएबल है, तो फिक्स्ड FOH ऊपर 4 पॉइंट्स में ही कहीं हैं तो हैं। पॉइंट 1 में रेंट है कितना? 1.8। पॉइंट 2 में इनडायरेक्ट लेबर है, हाँ FOH है, और उसमें से आधी फिक्स्ड है, तो इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितनी है? 5 मिलियन का। अच्छा वैसे तो मुझे उम्मीद है सबको यह बात क्लियर है, लेकिन ऐसी बस दिल की तसल्ली के लिए पूछ रहा हूं। डायरेक्ट लेबर 5 मिलियन है, उस 5 मिलियन डायरेक्ट लेबर में से 30% इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट लेबर 5 है, इसके 30% के बराबर जो अमाउंट आएगी वो इनडायरेक्ट भी उतनी है, यानी इसमें इनडायरेक्ट नहीं शामिल है। अच्छा इसका आंसर आएगा इनडायरेक्ट लेबर, और उस इनडायरेक्ट लेबर में से आधी फिक्स्ड है 0.75। पॉइंट 3
0.3 में कहीं किसी तरह आपको ये पता चल रहा हो कि ये कोई आर्स मेथड है कि यूनिट्स मेथड है, तो बस फिर डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट ही होती है। अगर आर्स मेथड, ये भी बचपन में बताया था आपको तीसरी चौथी क्लास में, कि अगर आर्स मेथड या यूनिट्स मेथड है तो वो वेरिएबल है, वरना डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है। तो ये डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है। डेप्रिसिएशन आ गई प्लांट की 0.5। अच्छा, वो बेशक बात ऑफ कैमरा थी, लेकिन मुझे ये बात याद आ गई, मैं ये ना हो कि कुछ उसका उल्टा मतलब निकाल ले। मैंने कहा था कि रिसोर्सेज को यूज करना सुन्नत है और रिसोर्सेज पे यकीन कर लेना शिर्क है। एक बात मैं मिस कर गया, रिसोर्सेज को छोड़ देना जहालत है। ये नहीं अगर को कहना कि खैर है, मैंने मुझे खाने की क्या जरूरत है, भूख तो अल्लाह ने मिटानी है, मैं पड़ा रहता हूं आराम से, वो खुदकुशी के गुनाह मिलेगा उसको। रिसोर्सेज लेने हैं, सिस्टम चलाया हुआ है अल्लाह ने, लेकिन यकीन रिसोर्सेज पे नहीं करना। तो रिसोर्सेज को छोड़ना कि क्या है सुस्ती, अच्छा रिसोर्सेज को छोड़ना सुस्ती के पीछे, तो ये बेवकूफी है। पॉइंट नंबर 4, फ्यूल एंड पावर 3 मिलियन है, लेकिन ये सारी वेरिएबल नहीं है, इसमें से 80% वेरिएबल है, तो बाकी 20% फिक्स्ड है। 0.6 टोटल फिक्स कॉस्ट बस यही है। टोटल फिक्स्ड एफओएच ही है। क्या हमने सिर्फ यहां पर एफओएच लेने होते हैं? नहीं, एडमिन सेलिंग भी लेने होते हैं। तो अभी सिर्फ एफओएच आए हैं और इनका सब टोटल कर लें, आगे काम आएगा 3.65। चले, और कोई फिक्स्ड है जी? 0.1, हमें 2 एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे जिनको कमीशन भी देंगे, वो वेरिएबल चीज है, और 25,000 पर मंथ सैलरी भी देंगे, ये फिक्स्ड है। तो सेल्समैन की सैलरीज 25,000 पर मंथ है, तो ये हो गए साल, और 2 लोग हैं तो 0.6। फिर हमें एक डिलीवरी वैन किराए पे लेनी पड़ेगी, हायरिंग किराया, तो वैन का हायर है 70,000 पर मंथ इंटू 12, 0.84। और एडवर्टाइजमेंट पे 1.5 मिलियन खर्च करना पड़ेगा, ये फिक्स्ड है। इररेलेवेंट, रेलेवेंट का वर्ड मैंने कहां बोला? 1.5 मिलियन फिक्स्ड है? नहीं है। अच्छा, अगर लग रहा है ना कि फिक्स्ड है कि नहीं है, तो उल्टा सोच लें, वेरिएबल है तो फिर फिक्स्ड है। वेरिएबल है। जो सेंटेंस लिखा हुआ है, लॉन्चिंग एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन एट अ कॉस्ट ऑफ 15 लाख रुपए, इस सेंटेंस में कहीं कोई आपको वेरिएबल, कोई सेंस बीच में कि इतने रुपए पर यूनिट, बस 15 लाख आपको खर्चा बताया हुआ है, तो इस सेंटेंस में से कहीं कहां से इसका वेरिएबल लिंक बन रहा है? लग रहा है किसी को वेरिएबल? तो फिर वेरिएबल नहीं है, तो फिर फिक्स्ड है, हैं? वो तो फिर हमें ज्यादा यूनिट्स बेचने होंगे तो गाड़ियां भी ज्यादा किराए पे लेनी पड़ेंगी, फिर सेल्समैन भी ज्यादा रखने पड़ेंगे, तो फिर ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल है जो हर नेक्स्ट यूनिट जिसको चेंज कर देगा। एक यूनिट भी और हुआ तो फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक यूनिट भी और हुआ तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन एक यूनिट भी और बिका तो सेल्समैन की सैलरीज बढ़ जाएंगी? नहीं। स्टेप फिक्स कॉस्ट हो सकती है, लेकिन स्टिल है वो फिक्स कॉस्ट। तो एडवर्टाइजिंग पे कितना खर्चा हो जाएगा? और पूरे सवाल में कहीं कुछ और फिक्स कॉस्ट? 6.59। ये हो गया इस फार्मूले का न्यूमरेटर।
ओके, यहां क्या लिखूं? CS रेशो कितनी है? 42। अच्छा, रिक्वायरमेंट वाली अंग्रेजी पे गौर करें और ऐसा करें कि सवाल तो हम यही कर रहे हैं, लेकिन आप जरा स्प्रिंग 15 पे भी आए। स्प्रिंग 15 इससे अगले पेज पे ही होगा। केपी के डेयरीज, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें। नहीं सॉरी, रिक्वायरमेंट से ऊपर वाला सेंटेंस। जी सेम है ना, लेकिन जो 15 वरना था थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन्ड है। सेल्स माइनस डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन, ये जरा थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन्ड है। इसका बात दोनों में कॉमन लिखी हुई है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन था, इसलिए मैंने आपको स्प्रिंग 15 पढ़ाया। चलें वापस स्प्रिंग 16 पे आए। ये जो बात बताने लगा हूं ना, ये इसके और अलावा तरीके से भी कही जा सकती है। तो अगर किसी को लगे सर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, ऐसे भी तो कह सकते हैं, तो हाँ वैसे भी कह सकते होंगे, बस मुझसे कंफर्म कर लेना। बस एक तरीके से कर रहा हूं बात। अगर सेल प्राइस 100 रुपए है, ये ऐसी 100 कर लिया मैंने, 500 भी रख सकता हूं, बस आपको एक रिलेशन समझाना चाह रहा हूं। 100 इसलिए रख लिया क्योंकि जो इससे रुपीस का आंसर आ रहा होगा वही परसेंटेज भी होगा। ये क्या बात कह दी? 40 तो वो 40% ही होगा, इसलिए मैंने 100 कह दिया। हम अपने सेल्स के लोगों को कितनी कमीशन देंगे? नहीं 5 नहीं, स्प्रिंग 16 देखना है। 2%, यानी 2। कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने के लिए ये वेरिएबल कॉस्ट थी, ये माइनस कर ली। इसके अलावा और भी तो वेरिएबल होंगी, यानी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। तो वो कितनी है पता नहीं, होंगी कोई अदर वेरिएबल, कितनी है पता नहीं, लेकिन हमें यह पता है कि जो फाइनल कंट्रीब्यूशन है ना, वो 40% ऑफ इसका है। कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ नेट सेल्स। कौन सी नेट सेल्स? नेट ऑफ कमीशन। तो ये फिर कितने रुपए होगा? 39.2। और ये फिर कितने रुपए होगा? मैंने 100 रुपए सिर्फ इसलिए रखा था कि आप इसको अगर रुपए की बजाय परसेंटेज कह देंगे तो अब ये फॉरेन परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। हमने जो कंट्रीब्यूशन में ये जो CS है, इसमें ये S सेल प्राइस, कौन सी सेल प्राइस है? नेट या ग्रॉस? सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस, वो तो ग्रॉस ही है ना, वो तो हम कमीशन एज एक्सपेंस माइनस करके देख रहे हैं नेट कितना बच रहा है कमीशन। तो सेल प्राइस तो 100 है, तो इसमें CS रेशो में S कौन सा वाला है? सेल प्राइस। तो हमें ये परसेंटेज यहां लिखनी है कि ये इसका कितने परसेंट है या ये इसका कितने परसेंट? इसका। तो ये 100 का कितने परसेंट है? 39.2। तो CS रेशो 40% एक धोखा है। असली CS रेशो कितनी है? 39.2%। ये रिक्वायरमेंट वाली लाइन की अंग्रेजी दोबारा पढ़ लें, ये मैंने आपको वो अंग्रेजी समझा के दी है। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ आती है तो अच्छी बात है। एक और चीज दिखाता हूं, अगर वो आसान लग रही हो तो वो देख लें। CS 40% नहीं है, C/S का 98%, ये 40%। ये क्या किया मैंने? CS निकालना है, इसको उधर ले जाए तो CS बन जाएगा तो अगर आपको ये बात आसान लगती है तो ऐसे कह लें। लेकिन मैं इस पे फिर भी वापस लाऊंगा क्योंकि ये चाहिए मुझे सवाल में, इसलिए मैंने आपको शुरू यहीं से बताया।
तो सही सी एस रेशो 40 नहीं है, 40 धोखा है। सही सी एस रेशो जो है वो वर्किंग टू, ये मैंने वर्किंग टू की है। $39.2%। तो ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू बन गया 16.81 मिलियन। ये हो गया ब्रेक इवन रेवेन्यू। कैमरा उधर करिएगा ताकि वो रहता है किसी का तो लिख ले। पूछा कुछ? 16.81। अगला मसला ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में। तो फिर दोबारा से फार्मूला लगाएं, है जी, या इससे काम चल जाएगा? इससे काम चल जाएगा। अच्छा, ये ना मेरे साथ हर दफा होता है, इस दफा भी उम्मीद होगा। ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं, मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता कह रहा हूं, ब्रेक इवन सेल यूनिट्स के फार्मूले में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही आना चाहिए था। लेकिन आपकी मर्जी है, चाहे ये अलग से फार्मूला फिर से लगा लें, या ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू तो निकाल ही चुके हैं। अगर हम इन सेल्स वैल्यू के यूनिट्स ढूंढना चाहें तो इसको डिवाइड कर दें सेल प्राइस से, तो भी ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। ये करने लगा हूं मैं। हर दफा मुझसे बच्चे पूछते हैं मैसेज करके कि आपने तो कहा था ऊपर फिक्स कॉस्ट लिखनी है, तो फिर आपने सेल्स क्यों लिखी है जी? ये मैंने वो टोटल फिक्स कॉस्ट का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये सेल्स रेवेन्यू निकाल ही चुके हैं तो अब हम सेल प्राइस से डिवाइड कर दें अगर, तो ब्रेक इवन के यूनिट्स आ जाएंगे। सेल प्राइस ढूंढते हैं, कितने सेल प्राइस? अच्छा, ये 98 से डिवाइड करना है कि 100 से? 100 से सेल प्राइस ये, तो कहां है सेल प्राइस? कितने रुपए का एक यूनिट बेचेंगे हम? हाँ जी, है कहीं? नहीं है। अच्छा, अगर क्लिक कर गया तो 2 मिनट बहुत हैं, तो जरा 2 मिनट कोशिश करें सारे। जो सुस्ती का हमारा कोशिश ना करना चाहे तो वैसे ना किया करें यार, कोशिश किया करें। सेल प्राइस ढूंढने की, बनाने की कोशिश करें। जो सामने बोर्ड पे है, इससे कहीं कोई हेल्प लेनी हो सोल्यूशन के अलावा, इससे कहीं जो भी हेल्प लेनी हो, देखें सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढने, बनाने की कोशिश करें।
सबको कहता हूं सवाल करने के लिए। चलें, 2 मिनट हो गए। इस सवाल की वैल्यूज नहीं है, ऐसी अज्यूम वैल्यू से कुछ बात बता रहा हूं। ये मैंने एक इनकम स्टेटमेंट की कुछ चीजें दिखा रहा हूं। 500 मिलियन की सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल है, कुछ बाकी एक्सपेंसेस हैं। इनमें एक एक्सपेंस आ रहा है रेंट, और वो रेंट है 20 मिलियन का, और ये नेट प्रॉफिट आ रहा है। ये इसका कितने परसेंट है? 4%। अगर ये पता हो कि रेंट सेल्स का 4% है, अगर ये बात पता हो, और आपको रेंट की फिगर पता है, तो सेल्स की फिगर तक पहुंच सकते हैं। कैसे? तो सेल्स आ जाएंगे। तो हम सिर्फ रेंट से सेल्स तक कैसे पहुंच गए? बाकी एक्सपेंसेस किधर हैं? हमने तो बाकी एक्सपेंसेस यूज ही नहीं किए। हमने इसका सेल से एक डायरेक्ट फ्लाइट जाती थी, हमने बस वो फ्लाइट यूज की है। हमने कौन सी नेट प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस ऐड बैक करके यहां तक पहुंचना था। हमें किसी एक आइटम का अगर सेल से रिलेशन पता है, तो उसकी वैल्यू से सेल प्राइस तक पहुंच गए ना। कि नहीं, पता नहीं क्या बातें करो। आपको सवाल में सेल प्राइस पर यूनिट का कोई डाटा नहीं दिया। अच्छा, कुछ तो होगा जो पर यूनिट होगा, या पता ही नहीं, या निकल सकता हो। कमीशन पर यूनिट निकाल सकते हैं? कितने रुपए? 2% रुपए। कमीशन नहीं पता आपको पर यूनिट। और क्या रुपीस पर यूनिट पता है? आपको टोटल कॉस्ट पता है, टोटल कॉस्ट, और यूनिट्स पता है। अगर हम कॉस्ट पर यूनिट निकल आए, कॉस्ट पर यूनिट, अगर हम किसी तरह कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें और कोई परसेंटेज का डायरेक्ट फ्लाइट सेल्स के साथ पता हो, तो वहां से सेल्स तक जा सकते हैं। तो हमें सेल्स के साथ किस किस का रिलेशन पता है? हमें पता है कि ये इसका 2% है, तो अगर कमीशन के रुपए पता होते, हमें यह पता है कि बाकी सारी वेरिएबल कॉस्ट सेल प्राइस का, तो हां, अगर हम बाकी सारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें तो सेल्स तक पहुंच जाएंगे। तो हां, हमें वेरिएबल कॉस्ट पता है, हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता है, मटेरियल, लेबर और एफओएच। मटेरियल कितना? 6, डायरेक्ट लेबर 5, एफओएच 10.29 में से, क्योंकि 0.5 में लिखा हुआ था ऑल रिमेनिंग वेरिएबल हैं, तो इसके अलावा बाकी सारे एफओएच वेरिएबल हैं। 3.65, 6.64, 17.64, और इसको पर यूनिट निकालना हो तो ये कितने यूनिट्स की है? 150,000 यूनिट्स। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बन गई जी 117.6। इसकी क्या फ्लाइट जाती है सेल प्राइस तक? ये सेल प्राइस का 58.8% है, तो सेल प्राइस फाइंड हो गई। अच्छा, सीवीपी के सवालों की ना
प्रैक्टिस से, क्योंकि ये काम हम और सवालों में भी कर रहे होंगे, कभी यहां से वहां, कभी वहां से वहां, सीवीपी के सवालों की प्रैक्टिस से ये ऑब्जर्व करना है आपने कि हम यहां से वहां भी जा सकते हैं, अच्छा हाँ ये भी एंगल है, अच्छा ये तो पता ही नहीं था। जैसे अगर आपने किसी इलाके में अगर अपनी कोई सवारी पे या इवन के पैदल भी सफर किया हो तो मल्टीपल रास्ते भी ढूंढ लेते हैं अगर कुछ एडवेंचरस तबीयत के लोग हैं तो। वो अगर आपने तजुर्बे किए होंगे ना तो फिर वो सारे इलाके का नक्शा दिमाग में छप गया होगा फिर। तो अगर आपको इस इलाके के किसी भी गली में छोड़ देंगे तो आप वहां से किसी पोजीशन तक पहुंच सकते होंगे, लेकिन ये तब होगा अगर इन सारी गलियों को ऑब्जर्व किया होगा। तो सीवीपी की मुश्किलों में से ये एक मुश्किल है कि अब आगे कहां से कहां जाना है, ये फिर बच्चे परेशान होकर रुक जाते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस है ना, ये चीज आपने ऑब्जर्व रखनी है, बहुत इंपॉसिबल काम नहीं है। यानी किसी सवाल में आपको ये नहीं लगेगा कि ये पता नहीं क्या किया है, ये जरूर लगेगा अच्छा ये हमारे दिमाग में कैसे आता, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। इस पे कोई नजराती इख्तिलाफ किसी का कि ये मैंने क्या किया, बस सिर्फ इस रास्ते से जाना था, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। कौन सा? अच्छा, एक सवाल है और भी किसी के ध्यान में हो सकता है कि ये जो फ्यूल एंड पावर था इसका 80% वेरिएबल था, तो वो मैंने यहां पर क्यों ऐड नहीं किया? देखें, हमें ना पॉइंट 1 से पॉइंट 4 तक क्या सारे वेरिएबल खर्चे पता है? नहीं, बस 2-3 का पता है। तो उस 2-3 का पता चला के हमारा काम चल नहीं रहा। हमें फिक्स्ड सारे पता है और टोटल में से फिक्स्ड माइनस कर दें तो बाकी सारे वेरिएबल है। अब उन बाकी सारों के अंदर वो भी आ गए जिनका हमें पता है, वो हो गया उसके अंदर कवर। $200 840 हाँ जी, ओके। चलें, वो लाइट से टाइम तो ज़ाया हो गया, लेकिन मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ब्रेक इवन शुरू करना था। नहीं, कल तो करना ही है, लेकिन उसकी साइंस समझा के कल सवाल कराने थे। अब उसकी साइंस में भी कल टाइम लगेगा। चलें ठीक है, अल्लाह।